नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करते हैं बुलेटिन का। देश के ज्यादातर राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कहीं कहीं पर लोगों को जलभराव जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाके में भी हो रही बारिश के लोगों के लिए आफत बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक झमाझम बारिश की तीव्रता 29 जून तारीख तक जारी रह सकती है और 30 जून तारीख से धीरे धीरे कम होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश का सिलसिला एक हफ्ते पहले ही शुरू हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में 4 जुलाई तक बिजली कड़कड़ाहट के साथ झमाझम बारिश होने के भी आसार जताए गए हैं। वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भी आईएमडी ने राज्य के 21 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लोगों के लिए आसमानी आफत लगातार परेशानी का सामना बन रही है। लगातार मूसलाधार बारिश से मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। मानसून की दस्तक से बड़ी लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस बारिश से लोगों को आवागमन में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई जगह पे जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों को कई परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं जलभराव की स्थिति से कई जगह पे हाईवे जाम हो गए, सड़कों पर पानी भर गया है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लोगों को आवाजाही करने में मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। जलभराव की वजह से लोगों को ऑफिस जाने में, जरूरी काम की जाने में सिलसिले में बाहर दिक्कतों हो रही हैं, जिसके चलते बारिश से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ ही आसमानी तूफान से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी यूपी में भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 4 जुलाई तक बिजली कड़कड़ाहट के साथ झमाझम बारिश होने के भी आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। उधर उत्तर प्रदेश में भी राज्य के 31 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो लगातार हो रही बारिश लोगों से राहत जरूर मिली है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानियां भी बढ़ गई हैं। कई जगह पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, बसें पानी में डूब गई हैं, जिस वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। वहीं कई जगह पर जाम की स्थिति पैदा हो गई है, लोगों को ऑफिस जाने में देर हो रही है। तो बता दें कि मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि एक तरफ भीषण गर्मी से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन इस गर्मी से लोगों को एक तरफ राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ पानी भराव से लोगों को आवाजाही करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बता दें, देश भर के ज्यादातर राज्यों में जहां बारिश हो रही है, मैदानी इलाकों में हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि कई कई जगहों पर लोगों को जलभराव जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में भी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। उधर मौसम विभाग के मुताबिक झमाझम बारिश होने की तीव्रता 29 जून को बताई गई है। 30 जून तक धीरे धीरे कम होने की आशंका जताई गई है। उधर राजधानी दिल्ली में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है दिल्ली में 4 जुलाई को, जिसका उन्होंने संभावना जताई है। इसके साथ ही दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन गई है बारिश, क्योंकि हर जगह पर तस्वीरें सोशल मीडिया पर जलभराव की स्थिति की सामने आ रही हैं। लोगों को जलभराव की वजह से ऑफिस जाने में, घर से बाहर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, बसों की भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पानी की वजह से कई सारी बस पानी में डूब गई हैं, जिससे लोगों को कई जगह पे जाम की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को ऑफिस जाने में या काम से बाहर जाने में कई घंटों जाम की स्थिति की वजह से फंसना पड़ रहा है, लोग रास्तों में अटके हुए हैं। तो इस एक तरफ लोगों को बारिश से राहत जरूर मिली है, लेकिन ये दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम में बारिश से लगातार कई तरह की जाम की स्थिति की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों के लिए ये बारिश आफत बन रही है, क्योंकि कई जगह पर जलभराव की वजह से लोगों को दिक्कतों का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो उधर यूपी में भी 31 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आसमानी आफत से मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में पिछले लगातार एक हफ्ते से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को भारी भीषण गर्मी से एक तरफ राहत मिली है, लेकिन ये राहत दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है, क्योंकि कई जगहों पर जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते लोगों को कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग आवागमन करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।
ये हाईवे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। रुक रुक के धीमी धीमी गति से ये गाड़ियां निकल रही हैं, जिस वजह से जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, एक तरफ दिल्ली वालों को आसमानी राहत जरूर मिली है, लेकिन एक तरफ ये जलभराव की स्थिति से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, येलो अलर्ट जारी किया है, तो मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले उससे 2 दिन और बारिश भी देखने को मिलेगी अलग अलग जिलों में, क्योंकि यूपी के अलग अलग जिलों में तेज बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी, यानी कि ये कहा जा सकता है गर्मी और उमस जिस तरीके से बढ़ती दिखाई दी थी, लोगों का हाल बेहाल था, चाहे दिन हो चाहे रात हो, लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में अब जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लगातार कल देर रात से बारिश भी अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है। हालांकि अभी और भी बारिश होगी। इस बारिश से नगर निगम की पोल जरूर खुलती दिखेगी, क्योंकि जिस तरीके से दावे करते हैं नगर निगम, दावे करते हैं कि जल भराव की समस्या नहीं होगी, कहीं जल भराव नहीं होगा। ऐसे में जब बारिश का अलर्ट जारी है और बारिश जब काफी तेज होगी, और जब तेज होगी तो जाहिर सी बात है सड़कों पर जल भराव वाली समस्याएं दिखेगी। आम जनता को कहीं ना कहीं जल भराव से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी आशीष, देखा जा रहा है कि ये बारिश जो है यूपी में कई जगहों पे 31 राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन ये बारिश हल्की हल्की हो रही है। लेकिन इस हल्की बारिश में इस तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है, क्योंकि जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। देखिए अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में येलो अलर्ट जारी है। ऐसे ही अगर देखा जाए तो अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके का अलर्ट जारी है, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 3 से 4 दिन लगातार ऐसी बारिश देखने को मिलेगी, तेज बारिश देखने को मिलेगी। कल देर रात से ही अलग अलग जिलों में हल्की बारिश, कहीं पे धूप, कहीं पे छाँव, इस तरीके का माहौल भी देखने को मिल रहा है। देखिए अनुमान होता क्या है कि जब बारिश होती है तो बारिश से जो नालों का जो पानी है वो रुक जाता है, क्योंकि बहाव जो पानी का होता है वो काफी तेज होता है। तो ऐसे में सड़कों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि दावे चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो प्रशासन हो, दावे वो तमाम करता रहा कि कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं होगी, कहीं भी ट्रैफिक बाधित नहीं होगा, आम जनता को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जल भराव से। अब जिस तरीके से बारिश हो रही है, अलर्ट जारी हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो आम जनता को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरीके से बारिश हो रही है और अलग अलग जिलों में अलग अलग सड़कों पर जल भराव की जो समस्या उत्पन्न हो रही है। जी आशीष, अभी मानसून ने दस्तक दी है, लेकिन आने वाले समय में मानसून की देखने को मिलेगा, लेकिन अभी से ये नगर निगम पे ये पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अभी आपने देखा होगा कि बीते दिनों जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव हुए हैं, और नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से सभी मेयर ने अपना अपना पद ग्रहण कर लिया है, सबकी अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई गई। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ की मेयर ने भी कई अलग अलग तरीके से रणनीति बनाई है। दावा किया था कि लखनऊ में या लखनऊ के आसपास एरियो में कहीं भी जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। देखिए क्योंकि अनुमान होता क्या है कि जब बारिश होती है और बारिश में ही इस तरीके के जल भराव वाली जो समस्या होती है वो देखने को मिलती है। हालांकि लखनऊ में भी कल देर रात से ही बारिश हो रही है। अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो हल्की हल्की धूप निकली हुई है, धूप भी होती, छांव भी होती। तो ऐसे में अलर्ट जारी जरूर है मौसम विभाग का, बारिश कभी भी हो सकती है। हालांकि अब लखनऊ में भी देखना होगा किस तरीके से जल भराव होता है। दिल्ली है या दिल्ली के आसपास के जितने भी सटे हुए जिले हैं या लखनऊ से जो आसपास के जितने भी सटे जिले हैं, सभी जगह जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि दावे तमाम किए गए थे, लेकिन उन दावों पर प्रशासन जो है खरा नहीं उतरा है, और यही वजह है कि लगातार अब जब बारिश हो रही है, बारिश का अलर्ट जारी है और हर जगहों पर जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। आशीष, चुनाव में तमाम तरह के वादे किए जाते हैं, लेकिन तस्वीर में साफ जाहिर हो रहा है कि तमाम तरह के वादे किए हुए जमीनी स्तर में कुछ और स्थिति उनके सामने निकल के सामने आ रही है। देखिए
चुनावी जब माहौल होता है, चुनावी माहौल में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं। वादों पे खरे तब उतरते हैं और उतरना चाहिए जब जनता की जो समस्या हो उन पर उसको खरा उतरना चाहिए, लेकिन अभी तक की ऐसा देखने को नहीं मिला है। हालांकि जो बारिश है ये कोई पहली बार की बारिश नहीं है, ये हर साल की बारिश है। तो जाहिर सी बात है जब हर साल की ये बारिश है तो प्रशासन को पहले से ही जो इंतजामात हैं वो पहले से कर रखने चाहिए थे। हालांकि अब जब बारिश शुरू हो गई है और बारिश शुरू होने के बाद अलग अलग जिलों में जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है, तो प्रशासन के भी हाथों कहीं न कहीं फूलते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है प्रशासन के ऊपर खड़ा होना, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन दावे तमाम करता था कि मानसून जब आएगा तो मानसून में कहीं भी जल भराव नहीं होगा, किसी को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसे में आप खुद देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं, सड़कों पर जिस तरीके से पानी के जल भराव वाली समस्या देखने को मिल रही, जो ट्रैफिक जो है बिल्कुल रेंग रेंग के चल रहा है। ऐसे में तो सवाल तो लाजमी है प्रशासन के ऊपर जी। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आशीष आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा है कि किसान कल्याण हेतु संकल्पित आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज केंद्रीय कैबिनेट ने 3,70,128 के कुल परिव्यय के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के एक विशेष पैकेज की स्वीकृति प्रदान की है। ये विशेष पैकेज अन्नदाता किसानों की समृद्धि, धरती माता की उर्वरता, पोषण और उत्पादकता को पुनर्जीवित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करने में एक सहायक सिद्ध होगा। इस निर्णय हेतु आपका आभार प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कहा है। ट्वीट करते हुए किसान कल्याण हेतु संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लेकर उन्होंने आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा ये विशेष पैकेज अन्नदाता किसानों की समृद्धि, धरती माता की उर्वरता, पोषण के लिए बेहद अहम साबित होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने आभार व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का कहना है कि हमारी प्राथमिकता राज्य के विकास के लिए मिलकर काम करने की होगी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं उसमें निभाऊंगा। सीएम भूपेश बघेल हैं और हम चेहरे पर लड़ाई लड़ेंगे। सिर्फ वर्तमान सीएम कांग्रेस इसी तरह काम करती है, लेकिन हम सब मिलकर काम करेंगे। अभी तक मुझे कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो नवनियुक्त डिप्टी सीएम का बयान सामने आया। टीएस सिंह का कहना है कि हमारी प्राथमिकता है कि सब मिलकर काम करना, साथ मिलकर काम करना। उप मुख्यमंत्री को अलग से कोई काम में अलग से कोई प्रभार नहीं होता। एक दर्जा मिला है प्रोटोकॉल में, शायद उसमें कोई दर्जे की बात हो। बाकी तो जिम्मेदारियां विभाग की हैं, उन्हीं को निभाना है। और सबसे जरूरी है कि मिल के साथ सब कोई को चलना है। छत्तीसगढ़ की पहचान जो बनी है उसे और प्रगाढ़ते रहना है। और लोगों ने जो विश्वास 2018 में दिया था उसके लिए पहल करना है कि दोबारा हम लोगों को वो विश्वास मिल सके। अगले चुनाव में चेहरा कमाना जाएगी। 2023 में सरकार बनती है, 2023 में चेहरा सरकार बनेगा, टीएस बाबा मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या चेहरा रहेगा? जो जिम्मेदारी मिलेगी वो करना। नहीं, एक सवाल ये है, जो टीएस सिंहदेव 2.5 साल की बात लगातार तमाम मंचों से कर रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या कह दिया गया कि 4 महीने बचे हुए दिनों के लिए भी डीसीएम के लिए मान गए? मैंने कभी 2.5 साल की चर्चा नहीं की, आप लोगों ने की थी। मैं आप लोग का आभार भी व्यक्त करूंगा आज मीडिया के साथ, न केवल इन 4.5 सालों में बल्कि कई सालों से का हमेशा सकारात्मक साथ मिला। और आज के दिन आप सबको बधाई। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है, वो 2.5 का होता, चाहे का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे हम लोग को तो निभाना। सर सवाल ये है कि 3 महीने पहले आपने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब क्या इस बैठक के बाद और आपको जो नई जिम्मेदारी मिली उसके बाद क्या परिस्थिति बनी है? क्या मुख्यमंत्री आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं? हाँ। और अमूमन यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट होते हैं, यही आगे रहते हैं, इन्हीं का चेहरा आगे रहता है। परंपरा कांग्रेस में भी रही है, अमूमन पिछले बार भी हमने यही किया था, मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग चेहरे की बात हो रही है, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक शिव थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं, पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में। सर, तो ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के साथ सभी आप लोगों के चेहरे भी रहेंगे?
हाईकमांड ये सब तय करता है, जो वो तय करेंगे हम लोग वैसा करेंगे। सर भूमिका क्या रहेगी सर, क्योंकि पिछली बार घोषणा पत्र समिति में अहम भूमिका आपकी रही थी, इस बार क्या कल की बैठक में कोई भूमिका तय हुई है क्या? नहीं, कोई भूमिका नहीं, काम करते रहना है बस, ये सबसे बड़ी भूमिका है। क्योंकि अब तो प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी है सर बीजेपी। उधर सोनीपत में कालपुर गांव के नजदीक मायापुर में संदिग्ध हालत में 2 नाबालिग भाई बहनों की मौत का मामला सामने आया है, जहां परिजनों के मुताबिक दोनों भाई बहन को रात को मैगी खिलाई थी, जिसके बाद दोनों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की कार्रवाई में जुड़ गई है। तो सोनीपत में मैगी खाने से 2 भाई बहनों की मौत हो गई, जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस लगातार छानबीन में जुट गई है। तो सोनीपत का ये मामला बताया जा रहा है। बीती रात को दोनों भाई बहनों ने मैगी खाई थी, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। आनंद फाने में परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो वही जिसको लेकर पुलिस प्रशासन लगातार इस कार्रवाई में जुट गई है। संदिग्ध हालत में दोनों भाई बहन की मौत हो गई है। मैगी खाने के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो वहीं डॉक्टरों ने उपचार के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया है। तो सोनीपत का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बीती रात 2 नाबालिग भाई बहनों ने मैगी खाई थी, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। आनंद फानन में परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल सोनीपत में 2 भाई बहनों को मैगी खाना भारी पड़ गया। मैगी खाने के बाद दोनों भाई बहनों की हालत खराब हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है, जिसके बाद पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वहीं परिजनों ने मामला दर्ज करवाया, जिसके लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो 2 भाई बहनों ने बीती रात मैगी खाई थी, जिसके बाद उनकी हालत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। तो संदिग्ध हालत में वहीं इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। नरेंद्र सिंह, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। ये क्या हुआ था कि ये कुछ बच्चे जो है आजकल मैगी खाने की जिद कर लेते हैं, तो उसी को लेकर शाम को बच्चों ने मैगी बनवाई और मैगी खाकर जो है वो रात को सो गए, लेकिन इसमें उनको रात को फिर उल्टियां हुई हैं जी। और उल्टियां होने के बाद जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां तक पहुंचने से पहले ही बच्चों ने दम तोड़ दिया और जाने के बाद डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है बाकी का खुलासा उसके बाद किया जाएगा। नरेंद्र सिंह, परिजनों का क्या कहना है? अभी तक उनका बयान क्या सामने आया है? परिजन अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, क्योंकि उनसे हमने बात करने की काफी कोशिश की तो उनसे अभी कोई क्योंकि आप समझ सकते हैं कि बच्चों का मामला है, कोई दबाव भी नहीं कर सकते, तो लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। यही सामने आ रहा है कि मैगी खाने के कारण ऐसा कुछ हुआ है कि या तो कुछ फूड पॉइजनिंग वगैरह या फिर कुछ और इस तरह का कोई जहरीला पदार्थ हो सकता है जो कि उसमें मिला हो। जी नरेंद्र सिंह, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है कि मैगी खाने से ही ये दोनों की मौत हुई है? क्या कहना है पुलिस का? पुलिस प्रशासन कह रही कि हमने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद बाकी के मामले का खुलासा हो पाएगा। नरेंद्र सिंह, ये मैगी खाने के बाद जब उनकी हालत खराब हुई, जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो उनकी स्थिति उस टाइम पे क्या, उन्होंने मैगी जब खाई थी उसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें यही बताया कि मैगी खाने के बाद से उनकी हालत, वो मृत हो गए? नहीं, उनके जो परिवार में है उन्होंने बताया कि बच्चों ने मैगी खाई थी, उसके बाद उन्होंने कुछ देर आराम भी किया है, लेकिन काफी देर तक उनको उल्टियां भी हुई हैं और उठने के बाद अक्सर घरों में ये होता है कि परिवारजन जो है ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर, लेकिन आजकल के समय में हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि आधुनिक समय है और पता नहीं लगता कि बच्चों को क्या कुछ बीमारी हो सकती है या फिर क्या कुछ उसका असर हो सकता है। तो उसी के लेकर शायद मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं परिवारजन ने भी इस पर जो है पूरा ध्यान नहीं दिया है। नरेंद्र सिंह, परिवार में किसी और ने भी ये मैगी खाई थी या सिर्फ दोनों भाई बहनों ने ही मैगी खाई थी? उसके बाद नहीं, सिर्फ दोनों भाई बहनों ने ही मैगी खाई है और उसके अलावा अभी तक किसी ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि किसी ने और ने भी खाई है, क्योंकि बच्चों ने ही खाई है
तो उन्हीं के साथ ऐसा हुआ है। नरेंद्र सिंह, आप इस मामले पे नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर टोंक जिले के पपलू में युवक की हत्या का मामला सामने सियासत जोर पकड़ने लगा है, जहां आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देश पर बेनीवाल की पार्टी के 2 विधायक पुखराज गर्ग और इंद्र देवी देर रात डोंडाबाड़ी पहुंचे और मृतक के परिजनों से मुलाकात कर सरकार और प्रशासन पर बजरी लीज धारक के कर्मियों पर शंकर मीणा की हत्या का आरोप लगाया। तो वहीं पूरे मामले पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत बताते हुए पुखराज गर्ग ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों विधायकों के पहुंचते ही एसपी और कलेक्टर मौके पर पहुंचे जहां और हालात का जायजा लिया। तो टोंक में, राजस्थान के टोंक में युवक की हत्या का मामला लगातार सियासत शुरू हो गई है। इसको लेकर सरकार और प्रशासन पर बजरी लीग धारक के कर्मियों पर शंकर मीणा की हत्या का आरोप लगाया गया है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। उधर हरदोई के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गुंडाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जहां वीडियो में सुरसा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गुंडाई सामने आई है। आपको बता दें कि ब्लॉक प्रमुख खुलेआम असला, लाठी, डंडा लेकर वर्तमान प्रधान के घर में घुस गए और प्रधान के घर पर अपने अन्य साथियों के साथ हमला बोल दिया, जिसके बाद प्रधान ने थाने में मामले की तहरीर दी है। तो वहीं मामला सुरसा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गुंडाई का मामला सामने आया है। प्रधान के घर पर उन्होंने हमला बोला है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, असला, लाठी डंडे से पूर्व प्रधान के घर पर यह हमला बोला गया है, लाठी डंडों से। ये भी इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूर्व प्रधान के घर पे ये बोला गया है हमला, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की गुंडाई का ये मामला सामने आया है। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि लाठी डंडे लेकर प्रधान के घर पर ये लोग घुस गए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उधर टीकमगढ़ के खरगापुर में हैवानियत का मामला सामने आया है, जिसमें आवासीय कोचिंग संचालक ने मासूमों से रेप किया, जिसका लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपने लोकल पुलिस प्रशासन और भाजपा विधायक राहुल लोधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी भाजपा विधायक राहुल लोधी का करीबी, इसलिए पुलिस कार्रवाई के नाम काम नहीं कर रही है। पुलिस ने 3 दिन बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन पॉक्सो एक्ट की धारा नहीं लगाई। आरोपी कोचिंग संचालक ने गुपचुप तरीके दोनों मासूमों का झोला छाप डॉक्टर से इलाज करवाया। आखिर कब मिलेगा मासूम नाबालिगों का न्याय, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने यह कहा है। तो भोपाल में मासूम नाबालिगों से रेप को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। तो आम आदमी पार्टी ने भोपाल में रेप आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश के खरगापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जो कि टीकमगढ़ में आता है। यहाँ पर एक अवैध रूप से कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो कि रेजिडेंशियल कोचिंग सेंटर है, और अभी इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि मामा के प्रदेश में गांव-गांव में स्कूल शिक्षा है ही नहीं, स्कूल ही नहीं है, इसलिए बच्चियों को मजबूरी में इस तरह के अवैध जो सेंटर चल रहे होते हैं कोचिंग सेंटर, उसमें पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो खरगोन का कोचिंग सेंटर है, इसमें 2 छोटी बच्चियों के साथ 9 और 6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है, जो कि उसी कोचिंग सेंटर के संचालक के द्वारा किया गया है। वहाँ पर इस तरह के जो भी कोचिंग सेंटर है, पढ़ाई के संस्थान चल रहे हैं, चूंकि स्कूल नहीं, चूंकि सरकारी स्कूल नहीं है, इसलिए जो जितने भी संस्थान चल रहे हैं, ये वहाँ के विधायक के संरक्षण में चल रहे हैं। जितने बाहुबली हैं वहाँ के, वो इस तरह के कोचिंग सेंटरों में और इस तरह के बिजनेस में एंगेज्ड हैं। और अभी जब ये मामला आया है, ये 13 मई का मामला है, और 13 मई के इस मामले में 3 दिन तक तो पुलिस ने रिपोर्ट ही लिखना उचित नहीं समझा। तो इस वक्त ये आपको बता दें, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।